हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व करेंगे हिंदी का टेस्ट सीरीज और ये हिंदी का आज हमारा 72वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 71 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो यदि आप अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो चैनल पे इनका प्लेलिस्ट भी बन गया है। साथ ही इनका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 55 प्लस आपका सही हो। मैक्सिमम आप 60 क्वेश्चन तक भी सही कर सकते हैं। तो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। यहाँ पे जो है पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सुधा, पीयूष, अनल, अमी। तो यहाँ पे सुधा, पीयूष और अमी ये तीनों किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? तो ये तीनों अमृत के पर्यायवाची हो जाएंगे। अनल जो है यह किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो यह अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा अनल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश, अर्वाचीन। तो आरंभ का पर्यायवाची जो इसमें से नहीं होगा यह क्या हो जाएगा? तो ये अर्वाचीन। अर्वाचीन जो है किसका पर्यायवाची होगा? तो ये हो जाएगा आधुनिक का। आधुनिक जो है इसका पर्यायवाची होता है अर्वाचीन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी उपक्रम, सूत्रपात और श्री गणेश ये तीनों शब्द जो हैं ये आरंभ के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची नहीं है? खिन्न, म्लान, अवसन्न, विरक्त। तो इसमें से कौन जो है यह उदास का पर्यायवाची नहीं है? तो खिन्न, म्लान, अवसन्न ये सब क्या है? तो ये सब यहाँ पे उदास के पर्यायवाची हो जाएंगे। विरक्त जो है यह उदास का पर्यायवाची नहीं है, यह उदासीन का पर्यायवाची हो जाएगा। तो विरक्त यहाँ पे तीनों से अलग है और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द जो है यह उदास के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? पैश्वनी, सुरधुनी, तरणी या फिर तरंगवती। तो यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची कौन सा एक शब्द हो जाएगा? तो सुरधुनी जो यहाँ पे दिया हुआ है यह गंगा जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बल्कि जो यहाँ पे पैश्वनी दिया हुआ है, तरणी दिया हुआ है और तरंगवती ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों शब्द नदी के पर्यायवाची हो जाएंगे। गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सुरधुनी यहाँ पे गंगा का सही पर्यायवाची हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? क्षीर, नीर, हवि या फिर सुरभि। तो यहाँ पे दूध का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो दूध का यहाँ पे जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा क्षीर, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी नीर, हवि और सुरभि जो है, सुरभि यहाँ पे किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो गाय का पर्यायवाची हो जाएगा सुरभ। नीर जो है किसका पर्यायवाची है? तो नीर जो है यह जल का पर्यायवाची हो जाएगा, जल का पर्यायवाची हो जाएगा। साथ ही हवि जो है यह किसका पर्यायवाची? तो यह घी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो याद रखिएगा दूध का पर्यायवाची क्या होगा? तो क्षीर हो जाएगा। नीर जो है यह जल का पर्यायवाची होगा। हवि जो है घी का पर्यायवाची हो जाएगा और सुरभि जो है यह गाय का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? अनुताप, रज, राग, पुनीत। तो इसमें से प्रेम का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राग जो दिया हुआ है यह प्रेम का पर्यायवाची हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अनुताप जो है यह पछतावा का पर्यायवाची होगा। रज जो है यह पराग का पर्यायवाची हो जाएगा, पराग का। और साथ ही पुनीत जो है यह पवित्र का पर्यायवाची हो जाएगा, पवित्र का पर्यायवाची पुनीत हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न का जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन सी। बाकी तीनों शब्द का हमने सही पर्यायवाची देखा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? तो यहाँ पे भगनी, बांधवी और अग्रजा ये तीनों शब्द जो हैं यह किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों बहन के पर्यायवाची हैं। बिंदु जो है या बूंद या जलकण का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये अलग है, ऑप्शन डी में जो शब्द है ये तीनों से अलग है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी भगनी, बांधवी और अग्रजा ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों बहन के पर्यायवाची हो जाएंगे, बहन के पर्यायवाची होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यायवाची के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? सुमन, किशलय, प्रसून, पुहुप।
तो इसमें से कौन सा बाकी से भिन्न है? तो किसलय जो दिया हुआ है यह यहाँ पे भिन्न है। किसलय का जो सही पर्यायवाची होगा यह अंकुर या कोपल हो जाएगा, जबकि सुमन, प्रसून और पुष्प ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये पुष्प या फिर फूल के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तीर, सर, बिजली, सायक, भंवरा, चंचरीक, प्रकृत, स्वभाव। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो यहाँ पे बिजली का जो सायक दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिजली जो है इसका जो सही पर्यायवाची हो जाएगा दामिनी हो जाएगा, और साथ ही चंचला भी बिजली का ही पर्यायवाची होता है, विद्युत हो जाएगा। जबकि सायक जो है यह बिजली का नहीं, ये बाण का पर्यायवाची होता है, बाण का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो युग्म दिए हुए हैं इसमें जो शब्द हैं ये पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजा, महीपति, रात्रि, तमिश्रा, यमुना, रविसुता, मूर्ख, याचक। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो मूर्ख का याचक दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मूर्ख जो है इसका पर्यायवाची अज्ञानी हो जाएगा, मूढ़ हो जाएगा, जबकि याचक जो है यह भिखारी का पर्यायवाची होता है। याचक जो है भिक्षुक या फिर भिखारी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में ये युग्म जो है यह सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी राजा जो राजा का पर्यायवाची महीपति होता है, रात्रि का पर्यायवाची तमिश्रा होता है, और यमुना का पर्यायवाची रविसुता होता है। तो ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अर्पण, अंक, आंसू, आशा। तो इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तो यहाँ पे जो अंक दिया हुआ है, आंसू जो दिया हुआ है यह क्या है? तो यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अश्रु। अश्रु इसका सही तत्सम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही तत्सम शब्द नहीं है। बाकी अर्पण, अंक और आशा ये तीनों क्या है? तो ये तीनों तत्सम शब्द हैं। अब अर्पण का जो सही तद्भव होगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अर्पण। अंक का जो यहाँ पे सही तत्सम हो जाएगा, सॉरी तद्भव हो जाएगा, यह हो जाएगा अंक। और आशा का जो सही, आशा तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा आशा, या फिर आस भी हो सकता है, आस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। आप, इच्छु, उल्लूक, उच्च। तो यहाँ पे कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे चारों शब्द आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि चार के चारों तत्सम है, जबकि यहाँ पे जो आप है यह तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है यह हो जाएगा आत्मा, आत्मा हो जाएगा इसका सही तत्सम। बाकी इच्छु जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा ईख। उल्लूक जो है यह भी यहाँ पे तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा उल्लू। और उच्च जो है यह भी यहाँ पे तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा ऊंचा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित है। तो कौन सा शब्द यहाँ पे सही सुमेलित है? तो खाना का जो खादन दिया हुआ है ये बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ओला का जो ओलस्य दिया हुआ है गलत है, ओला का सही तत्सम हो जाएगा उपल। और काज का जो सही तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा कार्य, कार्य। और साथ ही खरीदना का जो यहाँ पे सही तत्सम होगा यह हो जाएगा करेण। तो यहाँ पे जो पहले से ही सही सुमेलित है यह है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में से सही सुमेलित नहीं है। चकवा, चक्र, चरित्र, छाता, छत्रक, छोटा, क्षुद्र। तो यहाँ पे ये तीनों युग्म तो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में जो चकवा का चक्र दिया हुआ है गलत है। चकवा का जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा चक्रवाक, चक्रवाक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों युग्म जो है बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, और प्रश्न में पूछा गया है कि धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि धुन शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तो धुन शब्द का जो तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा ध्वनि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कि जो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं ये नहीं होंगे। धुन का जो सही शब्द तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा ध्वनि। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी तीनों शब्द जो हैं अनुचित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है? बरात, बारात, बीघा, बिगरा, बत्ती,
बत्तिका, बीत, बेती। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो बीघा का विग्रह दिया हुआ है ये बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी कि बीघा तद्भव है और विग्रह यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। बाकी बारात का जो बारात दिया हुआ है ये गलत है। बारात का जो सही यहाँ पे तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा वर यात्रा, वर यात्रा। और बत्ती का यहाँ पे वर्तिका हो जाएगा, वर्तिका। और साथ ही यहाँ पे बीत का व्यतीत होता है, व्यतीत। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी पहले से ही सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द का हमने सही आंसर देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। बाघ, बाघ, बादल, बनिया, वापी। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है? तो वापी जो यहाँ पे दिया हुआ है यह इसका क्या हो जाएगा? तो यह इसका हो जाएगा तत्सम शब्द। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वापी का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा बावड़ी, बावड़ी इसका तद्भव हो जाएगा। बाकी बादल जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा वारिद, वारिद इसका सही तत्सम हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे बनिया जो है इसका जो तत्सम होगा यह वड़िक हो जाएगा। और बाग जो है इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा वाटिका, वाटिका। तो जो शब्द पहले से यहाँ तत्सम है यह है ऑप्शन डी, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। पवन, पाप, पक्ष, नकुल। तो यहाँ पे तद्भव शब्द की पहचान करना है, कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव है? तो यहाँ पे पाप जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा पातक। साथ ही यहाँ पे पवन है, तो पवन का जो यहाँ पे पवन शब्द जो है यह तद्भव है, सॉरी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा पवन, पवन। और पक्ष जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा पाक। और नकुल जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा नेवला। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए युग्म में से सही सुमेलित है। एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। बवना, बोपन, भूभूत, भरभूत, मेह, स्नेह, सयाना, सज्ञान। तो यहाँ पे सयाना का जो सज्ञान दिया हुआ है ये बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी बवना का जो बोपन दिया हुआ है गलत है। बवना का यहाँ पे जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा बामन। भभूत का भरभूत नहीं होगा, भभूत का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा विभूति, विभूति, विभा है। और मेह का स्नेह जो दिया हुआ है, तो मेह का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मेघ, मेह तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मेघ। तो ऑप्शन डी पहले से ही सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा। सज्जापन, श्रृंगार, सजावट या फिर साज सज्जा। तो सजाना शब्द का जो सही यहाँ पे तत्सम होगा यह हो जाएगा सज्जापन, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द होगा। विहीन, अनीश, प्रगामी या फिर संयुक्त। तो ओत प्रोत शब्द का जो यहाँ पे सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विहीन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनीश शब्द का जो सही विलोम होगा यह ईश हो जाएगा। और साथ ही प्रगामी का जो सही विलोम होगा यह क्या हो जाएगा? तो प्रगामी का जो सही यहाँ पे विलोम होगा यह हो जाएगा अनुगामी, अनुगामी। और संयुक्त का जो यहाँ पे सही विलोम होगा यह हो जाएगा च्युत। तो इस तरीके से यहाँ पे ये तीनों शब्द का भी हमने विलोम देखा। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि ओत प्रोत का सही विलोम, तो विहीन हो जाएगा ओत प्रोत का सही विलोम, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। गृहीत, व्यक्त, गुरुत्व, लघुत्व, आकर्ण, साकर्ण, क्रोध, क्षमा। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आकर्ण का जो यहाँ पे साकर्ण दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा विकीर्ण, विकीर्ण इसका सही विलोम होगा। बाकी गृहीत का व्यक्त बिल्कुल सही विलोम है, गुरुत्व का लघुत्व विलोम सही है और क्रोध का विलोम क्षमा भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अर्जित, उपलब्ध, अदोष, सदोष, अवेक्षा, अन्वेक्षा, आलोक, तिमिर। तो कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो अर्जित का उपलब्ध दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अर्जित का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अनर्जित, अनर्जित इसका सही विलोम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। बाकी ये तीनों युग्म जो है बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निषिद्ध का विलोम है। तो निषिद्ध का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विहित, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे धृष्ट का जो विनीत का जो यहाँ पे विलोम होगा यह हो जाएगा धृष्ट। और साथ ही विधि का विलोम हो जाएगा निषेध,
निषेध इसका सही विलोम हो जाएगा। और साथ ही सर्वज्ञ क्या विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अल्पज्ञ हो जाएगा या फिर अज्ञानी हो जाएगा। सर्वज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञानी या फिर अज्ञ, अज्ञानी या फिर अज्ञ, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रसारण, विसरण, उन्मीलन, निमीलन, अकरादि, अकारांत, कुसुम, पाहन। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रसारण का जो यहाँ पे विसरण दिया हुआ है ये गलत है। प्रसारण का जो यहाँ पे सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा संकुचन, संकुचन इसका सही विलोम होगा। बाकी उन्मीलन का विलोम निमीलन बिल्कुल सही है, और अकरादि का विलोम अकारांत भी सही है, कुसुम का विलोम पाहन भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। अठाना, पुगाना, प्रस्फुटन, संकुचन, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, इप्सित, अभिप्सित। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इप्सित का जो अभिप्सित दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इप्सित का जो सही विलोम होता है क्या होता है, तो अनिप्सित इसका सही विलोम हो जाएगा, अनिप्सित। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी अठाना का पुगाना विलोम बिल्कुल सही है, और प्रस्फुटन का विलोम संकुचन भी सही सुमेलित है, और विश्लेषण का विलोम संश्लेषण भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपमान का विलोम है, तो उपमान का सही विलोम उपमेय हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ग्राह्य, त्याज्य बिल्कुल सही है। स्वार्थ, हितार्थ, अनुग्रह, विग्रह। तो यहाँ पे स्वार्थ का जो हितार्थ दिया हुआ है गलत है, स्वार्थ का सही विलोम हो जाएगा परमार्थ, परमार्थ। तो ये युग्म यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि बिल्कुल सही है, ग्राह्य का विलोम त्याज्य भी यहाँ पे सही है, और अनुग्रह का विलोम विग्रह भी यहाँ पे सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। निर्मल, मलिन, चिरंतन, नश्वर, स्थूल, सूक्ष्म, मर्सृण, दृढ़। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो मर्सृण का जो यहाँ पे दृढ़ दिया हुआ है, मर्सृण का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा रूक्ष, रूक्ष इसका सही विलोम होना चाहिए, दृढ़ नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी निर्मल का मलिन विलोम बिल्कुल सही है, चिरंतन का विलोम नश्वर भी सही है, और स्थूल का विलोम सूक्ष्म भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। छली, निश्चल, भोगी, योगी, जागृति, शयन, निष्काम, सकाम। तो कौन सा यहाँ पे युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी में यहाँ पे जो जागृति का शयन दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। जागृत का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा सुसुप्ति, सुसुप्ति इसका सही विलोम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों युग्म यानी कि छली का विलोम निश्चल भी बिल्कुल सही सुमेलित है, भोगी का विलोम योगी होगा, और साथ ही निष्काम का विलोम सकाम होगा। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द है। जो सब में व्याप्त हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो विभु हो जाएगा इसके लिए एक शब्द। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विज्ञ के लिए जो एक वाक्य होगा क्या हो जाएगा, तो जिसकी जानकारी अधिक हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे विज्ञ कहेंगे। वर्धमान, तो जो निरंतर बढ़ रहा हो उसे क्या कहेंगे, वर्धमान कहेंगे। वाचाल, तो अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, वाचाल कहेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द है। अपारदर्शी, परोक्ष, परिदर्शी, प्रत्यक्ष। तो जो आंखों के आगे उपलब्ध हो, उपस्थित हो, उसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा या हो जाएगा प्रत्यक्ष। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अपारदर्शी, अपारदर्शी इसके लिए एक वाक्य क्या होगा, तो जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। और परोक्ष का क्या होगा, तो वह जो आंखों से परे हो, यानी कि जो आंखों से परे स्थित हो उसे क्या कहेंगे, तो परोक्ष कहेंगे। और प्रियदर्शी, तो जो देखने में प्रिय हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे प्रियदर्शी कहेंगे। तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, लाभ की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। तो लाभ की इच्छा रखने वाला एक शब्द इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा लिप्सा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी लाभार्थी, तो लाभ को पाने वाला क्या कहलाता है, लाभार्थी कहलाएगा। और लाभदायक, तो कोई वस्तु जब फायदेमंद हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे लाभदायक कहेंगे। तो ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द है। तो जो श्वास ऊपर आती है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उच्छ्वास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। बाकी ऊर्ध्वगामी, तो ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वगामी कहलाएगा। उपर्युक्त, तो ऊपर तक हुआ जो है उसे क्या कहेंगे, तो उसे उपर्युक्त कहेंगे। अर्थगर्भित, तो जिसके अंदर अर्थ भरा हो,
उसे क्या कहेंगे, उसे अर्थगर्भित कहेंगे। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द है। तो जहाँ किसी बात का डर ना हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निरापद। ऑप्शन बी सही आंसर। साथ ही यहाँ पे परमहंस, तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा कि जो सुख दुख से परे हो, उसे क्या कहेंगे, परमहंस कहेंगे। निष्प्रिय, तो जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसे निष्प्रिय कहेंगे। दुर्जय, तो दुर्जय जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे दुर्जय कहेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जहाँ किसी बात का डर ना हो उसे क्या कहेंगे, तो निरापद कहेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है। तो जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा दुर्दम्य। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है दत्त चित्त, तो दत्त चित्त के लिए जो एक वाक्य हो जाएगा यह होगा कि किसी काम को पूर्ण लगन से या पूरे मन से करना, चित्त लगा देना अपना, तो क्या कहलाएगा, दत्त चित्त कहलाएगा। दुष्कर, तो जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहेंगे। दुर्निवार, तो जिसका निवारण करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहेंगे। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। भामिनी, मुमूर्षु, मर्माहत, मृडाल। तो क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द हो जाएगा भामिनी। ऑप्शन ए सही आंसर। मुमूर्षु, तो मरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा मुमूर्षु। मर्माहत, तो जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे कहेंगे मर्माहत। और मृडाल, तो कमल की डंडी जो होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मृडाल कहा जाता है, जिसको कभी कभी कमल ककड़ी भी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं अभियुक्त, प्रतिवादी, परिमार्जित, वादी। तो जो मुकदमा दायर करता है वह वादी कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अभियुक्त जो है जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे अभियुक्त कहेंगे। प्रतिवादी, तो जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी कहेंगे। और परिमार्जित, तो जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे परिमार्जित कहेंगे। तो यहाँ पे अब प्रश्न के अनुसार जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहेंगे, तो वादी कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है। कालांतर, प्राचीन, सनातन या फिर समीचीन। तो जो उपयुक्त हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा समीचीन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कालांतर, तो बीता हुआ समय कालांतर कहलाएगा। प्राचीन, तो पुराना, जो पुराना हो गया हो उसे प्राचीन कहेंगे। सनातन, तो अनेक युगों से चले आने वाला क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा सनातन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों भरी रात के लिए एक शब्द है। सरवरी, विभावरी, निशीथ या फिर निरुपम। तो तारों भरी रात क्या कहलाती है, तो विभावरी कहलाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सरवरी, तो चांदनी रात को सरवरी कहेंगे। निशीथ, तो रात्रि के मध्य भाग का समय जो है यह निशीथ कहलाता है। और निरुपम, तो जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहेंगे, तो उसे निरुपम कहेंगे। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो परिमाणवाचक यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। निश्चित परिमाणवाचक यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी भी दिया हुआ है कि कितना पिया है, तो आधा लीटर पी लिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण है। सुषमा अति सुंदर लड़की, तो इस वाक्य में जो प्रविशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा अति। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुंदर जो है यह विशेषण है, सुंदर के पहले अति लगा हुआ है। वह सुंदर तो है लेकिन ज़्यादा सुंदर है, तो विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे प्रविशेषण क्या हो जाएगा, तो अति जो है यह प्रविशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन विशेषण शब्द नहीं है। आर्थिक, जातीय, मौखिक, चमक। इसमें से कौन विशेषण शब्द नहीं है, तो चमक यहाँ पे विशेषण शब्द नहीं है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा चमकीला। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आर्थिक, मौखिक और जातीय ये तीनों शब्द क्या हैं, तो ये तीनों शब्द विशेषण हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है चमक जो है या विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा चमकीला। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे संख्यावाचक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निश्चित संख्यावाचक यहाँ पे विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पे 40 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, एक तरफ विशेष है दूसरी तरफ विशेषण। उपज, उपजाऊ, कमाई, कमाऊ, घर, घरेलू, नियमित, नियम। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे नियमित जो है यह विशेषण है और नियम जो है यह विशेष है, तो इनका स्थान परिवर्तित हो जाने की वजह से ये जो है ये गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों युग में यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? यौवन, सौंदर्य, कालिमा, रंगीला। तो इसमें से रंगीला जो है यह विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। इसका जो विशेष्य होगा यह हो जाएगा रंग। तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तपस्वी, मृत, बुढ़ापा, लंबा। तो कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है? तो बुढ़ापा जो है यह विशेषण नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। बाकी तपस्वी, मृत और लंबा ये तीनों विशेषण है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? चीनी कम, दोनों चाचा, चौगुना गेहूं, 8 चोर। तो यहाँ पे किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? तो चौगुना गेहूं में यहाँ पे आवृत्ति बोधक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाहरी में कौन विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक। तो बाहरी में क्या हो जाएगा? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। जिन विशेषण से पदार्थ के गुण, धर्म, रंग, आकार, अवस्था, दशा इत्यादि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बाहरी में जो है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण ही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है के लिए निम्न वाक्य में प्रविशेषण कौन है? अत्यधिक, तो यहाँ पे तेज जो है यह विशेषण है, इसके सामने अत्यधिक लग गया है तो यह हो जाएगा प्रविशेषण। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं? तो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे अत्यधिक जो है यह प्रविशेषण होगा, तेज जो है यह विशेषण होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है यह हो जाएगी किसकी? तो यह हो जाएगी अध्यात्म की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अक्षुण जो है इस तरीके से लिखा जाएगा। और आँख, तो यहाँ पे चंद्रबिंदी रहेगी। आँख अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जो वाक्य यहाँ जो शब्द पहले से ही शुद्ध है यह है ऑप्शन सी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अंतर्ध्यान, अनाधिकृत, अतिथि, अंधा। तो यहाँ पे अंधा जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अंतर्ध्यान जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो अंतर्धान होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। और साथ ही अतिथि जो है यह इस तरीके से लिखा जाएगा, अतिथि, यानी कि तापे भी छोटी की मात्रा और थापे भी छोटी की मात्रा होगी। और अनाधिकृत जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है, अनधिकृत। तो यहाँ पे जो शब्द पहले से शुद्ध लिखा है यह है ऑप्शन डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? पक्षीगण, प्रेमचंद, दैदीप्यमान, दुरावस्था। तो इसमें किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए दिया हुआ है पक्षीगण, ये अशुद्ध रूप में लिखा हुआ। पक्षीगण नहीं होता है, पक्षीगण होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो प्रेमचंद बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है, दैदीप्यमान भी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, और दुरावस्था भी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। जो शब्द यहाँ पे शुद्ध अवस्था में नहीं है वह है पक्षीगण, ऑप्शन ए, और इसका शुद्ध रूप इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अंतर्राष्ट्रीय, आध्यात्म, अग्रगण्य, अभिशप्त। तो यहाँ पे कौन सा जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, आध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है, अध्यात्म, इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, अग्रगण भी शुद्ध रूप में है, और अभिशप्त भी यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे शुद्ध रूप में नहीं है यह है ऑप्शन बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आशीर्वाद, अनुग्रह, अनुवादित या फिर अभ्यारण्य। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे एक शब्द जो अभ्यारण्य लिखा हुआ है इसकी वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आशीर्वाद, तो आशीर्वाद होता है, क्योंकि सा के बाद रा आएगा तो वा के ऊपर आधा रा लगेगा। आशीर्वाद इस तरीके आशीर्वाद जो है इस तरीके से लिखा जाएगा। अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है, अनुदित, अनुदित, इस तरीके से लिखा जाएगा। अनुग्रह नहीं होता है, अनुग्रह होता है, अनुग्रह,
अनुग्रह, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले से ही शुद्ध रूप में है यह है ऑप्शन डी और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो यहाँ पे जो वाक्य है कि तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए में जो वाक्य है कि चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है। और साथ ही ऑप्शन बी में जो वाक्य है कि पानी तेल से भारी है, इसका शुद्ध वाक्य होगा पानी का घनत्व तेल से अधिक है। और ऑप्शन डी में जो वाक्य है कि वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा तो यह हो जाएगा यहाँ पे विद्वतापूर्ण, इस तरीके से लिखा जाएगा विद्वतापूर्ण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया, ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए में जो वाक्य है कि केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, तो जब केवल लगेगा तो उसके साथ मात्र का प्रयोग नहीं होता है, तो या फिर केवल ही लगेगा या फिर मात्र का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा यह हो जाएगा कि 10 रुपये मात्र दे दीजिए। और ऑप्शन बी में जो वाक्य है कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। और साथ ही ऑप्शन डी में जो वाक्य है कि इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि इतने में हवा का हल्का झोंका आया। तो जो वाक्य पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन सी और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा वाक्य इसमें ऐसा है जो कि अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ए ही में जो वाक्य है कि सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, तो ये वाक्य अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, हाथी दीर्घकाय पशु है, अल्पायु में ही समग्र ज्ञानी है, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए में जो वाक्य है कि मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि मोहन कल रात भर जागता रहा। और ऑप्शन बी में जो वाक्य है कि हाथी दीर्घकाय पशु है, तो इसका शुद्ध रूप होगा कि हाथी एक विशालकाय पशु है। और अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है। तो ऑप्शन डी में जो वाक्य है ये ऑलरेडी पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों वाक्य का हमने शुद्ध रूप देखा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।